हेलो दोस्तों, फिर से स्वागत है हमारे एक नई सी वीडियो में। प्यारा सा चैनल शाही सेट पर आज आप लोग को मैं लाया हूँ बिहार बोर्ड क्लास 12 का हिंदी का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जो कि 50 को रहने वाला है। और इस मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में से आपका एग्जाम में 99% चांस है कि इसमें से आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसीलिए जितने भी लोग विद्यार्थी पढ़ रहे हैं हमारे 12 क्लास में, तो मेरे वीडियो को जरूर देखें और अपना रिवीजन अच्छे तरीके से करिए, क्योंकि आज के क्वेश्चन में मैं 95 या फिर 99% चांस कर देता हूँ, क्योंकि वो एग्जाम में जरूरी आएगी। मैंने खुद ये क्वेश्चन बैंक से 3-4 बार क्वेश्चन को मैं देख कर पढ़ कर लिया है और गेस किया है, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि ये क्वेश्चन गारंटी है। तो आपका चलते हैं अब क्वेश्चन की तरफ। और पहला क्वेश्चन ये है, कह रहा है कि मलिक मोहम्मद जैसी के गुरु कौन थे? तो मलिक मोहम्मद जैसी के गुरु कौन थे? फटाफट से कमेंट में बताओ बाबू। मलिक मोहम्मद जैसी के गुरु कौन थे? आपका ऑप्शन है ए नरहरि दास, बी कबीर दास, सी शेख मोहिद्दीन या फिर डी वल्लभ भाई चार्य। कौन सा सही होगा? फटाफट से कमेंट में आंसर दो। मलिक मोहम्मद जैसी के गुरु कौन थे? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा शेख मोहिद्दीन। ठीक है, शेख मोहिद्दीन जो थे मलिक मोहम्मद जैसी के गुरु थे। और दो लोग और थे, दो लोग और थे। कौन कौन? पहला का नाम था अशरफ और दूसरा जो थे उनका नाम था जहां जी। ठीक है, तो ये दोनों भी याद कर लेना, क्योंकि ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो मलिक मोहम्मद जैसे कितने गुरु हुए? 3, शेख मोहम्मद, अशरफ और जहांगीर। ठीक है, चलिए आपका दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि सूरदास का जन्म स्थान कहाँ है? ठीक है, क्वेश्चन क्या कर रहा है, फिर से रिपीट कर रहा हूँ मैं कि सूरदास का जन्म स्थान कहाँ पर है? ऑप्शन नंबर ए है राजापुर बंदा में, ऑप्शन नंबर बी है सिही दिल्ली में, ऑप्शन नंबर सी है कानपुर में, या फिर ऑप्शन नंबर डी है निहालपुर इलाहाबाद में। फटाफट से बताओ बाबू, सूरदास का जन्म स्थान कहाँ पर है? कमेंट में आंसर दो जल्दी। सूरदास का जन्म स्थान कहाँ पर है? तो सिही पर है। आपका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सूरदास का जन्म स्थान सिही पे है, वासुली गांव में, वासुली गांव में सिही पर है। ठीक है। अच्छा एक बार बताओ, सूरदास का जन्म स्थान तो पूछ लेकिन जन्म कहाँ पर हुआ था? जन्म कब हुआ था? सूरदास का जन्म कब हुआ था, ये कोई बताएगा? सूरदास का जन्म जो हुआ था 1478 में हुआ था। ठीक है, तो ये भी याद रखना, सूरदास का जन्म कब हुआ था? 1478 ईस्वी में हुआ था। कहाँ पर? तो वासुली सिंह दिल्ली में। ठीक है, ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तीसरा नंबर क्वेश्चन कर रहा है, तीसरा नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि राजस्थानी मैथिली खड़ी बोली, इसे रिपीट कर रहा हूँ कि राजस्थानी मैथिली खड़ी बोली जो है साहित्य भाषा का विकास किस भाषा में है? बताओ। यहाँ पर भाषा नहीं होगा, काल होगा, काल। किस काल में है? ठीक है, तो वही कह रहा है कि राजस्थानी मैथिली खड़ी बोली साहित्य भाषा के विकास किस काल में हुआ है? बताइए। ऑप्शन नंबर ए आधुनिक काल, ऑप्शन नंबर बी आदिकाल, ऑप्शन नंबर सी मध्यकाल, ऑप्शन नंबर डी उत्तर मध्यकाल। फटाफट से कमेंट में से करो। फास्ट। राजस्थानी मैथिली खड़ी बोली साहित्य भाषा का विकास किस साल में है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी
मध्यकाल, मध्यकाल में ही राजस्थानी मैथिली खड़ी बोली साहित्य भाषा का विकास हुआ था। ठीक है, तो मध्यकाल ये याद रख लेना। ठीक है, मध्यकाल में। चौथा नंबर सवाल है कि तुलसीदास ने शिक्षा कहाँ से प्राप्त किया? बताओ, तुलसीदास ने शिक्षा कहाँ से प्राप्त किया? ऑप्शन नंबर ए रायपुर, ऑप्शन नंबर बी बुंदेलखंड, ऑप्शन नंबर सी काशी और ऑप्शन नंबर डी इलाहाबाद। फटाफट से कमेंट में करो। फास्ट कमेंट में तो जल्दी करो कि तुलसीदास ने शिक्षा कहाँ से प्राप्त किया? रायपुर, बुंदेलखंड, काशी, इलाहाबाद। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी काशी, क्योंकि तुलसीदास ने शिक्षा काशी से प्राप्त किया था। ठीक है, पांचवा नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं कि रामलाल नाचू ने क्या, रामलाल नाचू किसकी रचना है? बताओ, रामलाल नाचू किसकी रचना है? ए सूरदास, बी तुलसीदास, सी कबीरदास या फिर डी नावादास। फटाफट से कमेंट में कर दो। बताओ कौन सा उत्तर होगा? हुँ? फटाफट से जल्दी आंसर बताओ। रामलाल नाचू किसकी रचना है? सूरदास की, तुलसीदास की, कबीरदास की या फिर नावादास की? आपका राइट आंसर हो जाएगा रामलाल नाचू की रचना है वो तुलसीदास का है। ठीक है, तो तुलसीदास आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो बताओ छठवां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि कवि नामादास ने करा है, कवि नामादास ने ज्ञान प्राप्त किए, यानी कहाँ पर ज्ञान प्राप्त किए थे? ठीक है, तो वही कह रहा है कि कवि नामादास ने ज्ञान प्राप्त किया कहाँ? मित्र द्वारा, सत्संग द्वारा, पिता द्वारा या फिर भिखारी के द्वारा। कवि नामादास ने ज्ञान की प्राप्ति कब की, यानी किसके द्वारा की? कवि नामादास ने ज्ञान की प्राप्ति किसके द्वारा की? मित्र द्वारा, सत्संग द्वारा, पिता द्वारा, भिखारी द्वारा। फटाफट से आंसर दो, आंसर जल्दी बताओ, आंसर क्या होगा? जल्दी बताओ आंसर क्या होगा? कमेंट दे दो। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, कवि नामादास ने ज्ञान प्राप्त की मित्र द्वारा, सत्संग द्वारा, पिता द्वारा, भिखारी द्वारा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सत्संग द्वारा ने कवि नामदास ने ज्ञान की प्राप्ति की थी। ठीक है, क्योंकि कवि के जो माता पिता थे वो बचपन में ही मर गए थे और मरने के पश्चात ये सत्संग द्वारा अपना क्या किए, ज्ञान की प्राप्ति किए। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, सातवां नंबर सवाल कर रहा है मेरे भाई कि 6 पंक्तियों को क्या कहते हैं? इसका कहने का अर्थ है कि 6 पंक्तियों वाला कोई लाइन है। ठीक है, तो 6 पंक्तियों वाले लाइन को क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए कविता, ऑप्शन नंबर बी छंद, ऑप्शन नंबर सी छप या फिर ऑप्शन नंबर
डी पद। बताओ बताओ क्या होगा आंसर। अब चलो कोई लाइक नहीं किया है, फटाफट से सारे लोग जितने भी लोग हैं लाइक कर दो, फटाफट से जितने भी लोग हैं अभी क्या भी लाइक करो, पहले लाइक करो फटाफट से। तो 6 पंक्ति को क्या कहा जाता है मेरे भाई? आपका राइट आंसर हो जाएगा छप्पर। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही राइट आंसर है, ठीक है। क्योंकि 6 पंक्तियां ही छप्पर में 6 लाइन होती है। कितने लाइन होती है? 6 लाइन। 6 लाइन का वाक्य होता है जिसे छप्पर कहते हैं। एक और सवाल, छप्पर जो है, छप्पर जो है, छप्पर जो है किनके द्वारा लिखा है जानते हो? नाभा दास के द्वारा, नाभा दास के द्वारा लिखा गया है। नाभा दास के द्वारा छप्पर लिखा गया है, तो ये भी एग्जाम में VVI है, ठीक है। 8वां नंबर सवाल है मेरे भाई, पर निम्नलिखित में से कौन सा विशेषण, बताओ निम्नलिखित में से कौन सा एक विशेषण है? वह आंशिक तुम इनमें से कौन? फटाफट से आंसर दो। निम्नलिखित में से कौन सा विशेषण है? हमें तो लगता है तुम होगा, आप लोग क्या लगता है जल्दी से बताओ। हमें तो लगता है इसका राइट आंसर तुम होगा, आप लोगों को क्या लगता है? अभी तक तो कोई भी बंदा लाइक नहीं किया है, फटाफट से सारे लोग लाइक करो। चलो पहले लाइक करो तभी मैं क्लास को आगे बढ़ाऊंगा, ठीक है। लाइक करो, अभी जितने लोग हैं सारे लोग लाइक करो, उसके बाद ही मैं आगे बढ़ाऊंगा क्लास। कर दिया लाइक? अभी भी बच्चे कुछ बच्चे हैं, लाइक करो। चलो ठीक है, तो वही कह रहा है, आधा क्वेश्चन मिल रहा है कि निम्नलिखित से कौन सा विषय है। तो देखो वह जो है ये एक सर्वनाम है, क्या है? सर्वनाम। तुम भी सर्वनाम है, तो क्या बचा? आंशिक, यानी आंशिक क्या है? एक विशेषण, ठीक ना, क्योंकि अंश से बनता है आंशिक, अंश से बनता है आंशिक। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आंशिक। आंशिक क्या है? एक विशेषण है। आपका 9वां नंबर सवाल है मेरे भाई की, कह रहा है कि छत्रपति शिवाजी, क्या छत्रपति शिवाजी के प्रमुख आश्रयदाता कौन है? बताओ छत्रपति शिवाजी के प्रमुख आश्रयदाता कौन है? जयशंकर प्रसाद, या फिर शेर बहादुर सिंह, या फिर ज्ञानेंद्रपति, या फिर घूसर। बताओ छत्रपति शिवाजी के प्रमुख आश्रयदाता कौन है? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भूषण जी जो है छत्रपति शिवाजी के प्रमुख आश्रयदाता है। और एक बात, हाँ, भूषण जी वीर रस के कवि है, वीर रस के कवि है, तो ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। VVI इसे भी लगा, वीर रस के कवि है भूषण जी, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 10th नंबर क्वेश्चन कहता है कि रीतिकालीन हिंदी साहित्य के, रीतिकालीन हिंदी साहित्य के किस रस की प्रधानता है? बताओ रीतिकालीन हिंदी साहित्य की किस रस की प्रधानता है? रीतिकालीन हिंदी साहित्य के किस रस की प्रधानता है? हास्य रस, वीर रस, श्रृंगार रस, या फिर इनमें से कोई नहीं? जल्दी से बताओ रीतिकालीन हिंदी साहित्य की किस रस की प्रधानता है? कमेंट में फटाफट से आंसर दो। रीतिकालीन हिंदी साहित्य किस रस की प्रधानता है भाई? तो श्रृंगार रस की। आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। श्रृंगार रस की प्रधानता है, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और 11वां नंबर क्वेश्चन कहता है, देखो मेरे भाई 11वां नंबर क्वेश्चन कहता है कि अमेरिका से लौटने के बाद
अमेरिका से लौटने के बाद JPN मतलब जयप्रकाश नारायण, ठीक है। JP का मतलब होता है जयप्रकाश नारायण ने किस पार्टी में शामिल हुए थे। तो अमेरिका से लौटने के बाद जयप्रकाश नारायण ने किस पार्टी में शामिल हुए थे मेरे भाई, फटाफट से आंसर दो। जनता पार्टी में, कांग्रेस पार्टी में, सोशलिस्ट पार्टी में, या फिर जनसंघ पार्टी में, बताओ बताओ जल्दी। तो अमेरिका से लौटने के बाद जयप्रकाश नारायण ने किस पार्टी में शामिल हुए थे, जनता पार्टी में, कांग्रेस पार्टी में, सोशलिस्ट पार्टी में, या फिर जनसंघ पार्टी में। अब तक तो एक भी बच्चा का कमेंट में आंसर सही नहीं है, फटाफट से राइट आंसर दो। अमेरिका से लौटने के बाद जयप्रकाश नारायण ने किस पार्टी के शामिल हुए, ये कौन है बोल रहा है जनता पार्टी। नहीं बाबू, जनता पार्टी नहीं होगा, जनता पार्टी बिल्कुल नहीं होगा। चलो, जनता पार्टी नहीं होगा, जनता पार्टी में नहीं आया था। अमेरिका से लौटने के बाद जयप्रकाश नारायण जनता पार्टी में वो नहीं हुए थे। JPN का मतलब पूछ रहे हो लोग, इसका मतलब होता है जय प्रकाश नारायण, प्रकाश नारायण, ठीक है। जय प्रकाश नारायण JPN का मतलब होता है। अमेरिका से लौटने के बाद जयप्रकाश नारायण किस पार्टी में शामिल हुए थे, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा कांग्रेस पार्टी, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। क्योंकि वो कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए थे अमेरिका से लौटने के बाद, ठीक है। और एक बात, कांग्रेस पार्टी में कब शामिल हुए थे मेरे भाई, 1929 में, ठीक है। इनका जो जन्म हुआ था, जन्म 1902 ईस्वी में हुआ था, और कांग्रेस पार्टी में कब आए, 1929 ईस्वी में कांग्रेस पार्टी में आए थे, ठीक है। जयप्रकाश नारायण, जयप्रकाश नारायण कांग्रेस पार्टी में 1929 ईस्वी में आए थे, समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे भाई, 12 नंबर क्वेश्चन सवाल है, कह रहा है कि परशुराम की प्रतिष्ठा, क्या परशुराम की प्रतिष्ठा किसकी रचना है, बताओ। ए रणधर सिंह दिनकर, बी अज्ञे, सी जयप्रकाश नारायण, और डी कोई नहीं। फटाफट आंसर बताओ कमेंट में, कमेंट में आंसर फटाफट से बताओ, क्या होगा इसका आंसर। परशुराम की प्रतिष्ठा किसकी रचना है, परशुराम की प्रतिष्ठा जयप्रकाश नारायण की रचना है। नहीं, अज्ञे की रचना है, इनकी भी नहीं है। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रामधारी सिंह दिनकर, ठीक है। रामधारी सिंह दिनकर क्या है, परशुराम की प्रतिष्ठा लिखे थे, और रामधारी सिंह दिनकर को राष्ट्र कवि के नाम से जाना जाता है। कौन सा कवि, राष्ट्र कवि के नाम से जाना जाता है मेरे भाई। ये भी 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 आई है, ठीक है। इसे भी रेट लेना, आपके एग्जाम के थ्रू बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट। रामधारी सिंह दिनकर को राष्ट्र कवि के नाम से भी जाना जाता है, और इन्होंने ही परशुराम की प्रतिष्ठा रचना लिखी है। समझ में आ रहा है, अगर समझ में आ रहा है तो प्लीज़ हमारे चैनल को, हमारी इस वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 13 नंबर क्वेश्चन कहता है, 13 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है देखते हैं, ठीक है। 13 नंबर क्वेश्चन कहता है कि शंकर और पार्वती का, शंकर और पार्वती का कल्पित रूप, ठीक है। शंकर और पार्वती का कल्पित रूप क्या है, ठीक है। स्त्री, पुरुष, या फिर अर्धनारीश्वर, या फिर राधा, बताओ फटाफट से कमेंट में आंसर बताओ। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 13 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, शंकर और पार्वती का कल्पित रूप क्या है। शंकर और पार्वती का कल्पित रूप क्या है, आपका राइट आंसर हो जाएगा अर्धनारीश्वर, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। शंकर और पार्वती का कल्पित रूप अर्धनारीश्वर जो कि सही है। और आप लोगों को ये भी बता दूं, अर्धनारीश्वर जो है, अर्धनारीश्वर के लेखक कौन है पता है,
ऑर्डिनरी करके लिखा दिनकर जी हैं, जिन्हें राष्ट्र कवि के नाम से भी जाना जाता है, अभी बताया आप लोग को। ठीक है, अर्धनारीश्वर, अर्धनारीश्वर करके लिखा है दिनकर जी हैं, और शंकर और पार्वती कल्पित अर्धनारीश्वर है। ठीक है, आपका 14 नंबर सवाल है कि सच्चिदानंद हीरानंद वासन आगे का जन्म कब हुआ, तो बताओ कि सच्चिदानंद हीरानंद वासन आगे का जन्म कब होता है मेरे भाई? 1911 ईस्वी में, या फिर 1910 में, या फिर 1907 में, या फिर 1963 में। तो सच्चिदानंद हीरानंद वासन आगे का जन्म जो होता है 1911 ईस्वी में होता है। आपका ऑप्शन नंबर ए जो होगा राइट आंसर हो जाएगा। समझ आ रहा है? ठीक है, और आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। इतना ही क्वेश्चन था जो कि एंड हो गया। ठीक है, अगर हमारी मेहनत आप लोगों को पसंद आती है तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब भी कर दीजिए।